आनंद ऑनलाइन क्लासेज में मैं करुणेश कुमार आप लोगों का वेलकम करते हैं। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का एक फिजिक्स ब्रांच से चैप्टर को केमिस्ट्री ब्रांच से चैप्टर को उठाने वाले हैं। और उसमें आप लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा जो वीडियो होता है वह किसी भी बोर्ड का नहीं होता है। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि ये आईसीएसई बोर्ड का लिए है या ये सीबीएसई बोर्ड के लिए है या बिहार बोर्ड के लिए है। क्योंकि यूट्यूब चैनल जो या आनंद ऑनलाइन क्लासेस जो है जो आपको वीडियो अपलोड करता है वो सभी के जरूरी के ध्यान में रखकर करता है। एक बात हम आप लोग को बता देना चाहेंगे कि चाहे कोई भी बोर्ड हो, सभी का थीम एक ही होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक्स को उस स्टेज पे समझाना। एक बात से ध्यान दीजिएगा, सिर्फ कोई बोर्ड ऐसा होता है जो 20% एक्स्ट्रा बता देता है, ठीक है, नहीं एबव ऑल, नहीं तो सबकी पढ़ाई चाहे वो किसी बोर्ड का हो सबकी पढ़ाई बराबर होती है, ठीक है। तो चलिए आज हम सबसे पहले आपके सामने जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। आप एक बात ध्यान देंगे कि हमारी जो लैंग्वेज होती है वह बिल्कुल मैं स्टूडेंट के समझने के ख्याल से समझाता हूँ, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ फाइल भी हमारे चैनल पे उपलब्ध होगा, आप कमेंट्स में लिखेंगे या आप अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। मैं अपने कमेंट सेक्शंस में व्हाट्सएप नंबर को डिफाइन कर दूंगा या आप हमारे अपने व्हाट्सएप नंबर को शेयर करेंगे तो मैं आपको जोड़ दूंगा। उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी, लाइव क्लासेस भी मैं चलाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जब एक दो चैप्टर हम आपको इससे समझा दे रहे हैं तो फिर लाइव क्लासेस चलाकर उस डाउट को क्लियर करेंगे। उसके अलावा आपको पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध कराएंगे। तो हमारे क्लास को रेगुलर कीजिएगा। हमारा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे आइडेंटिफायर होकर के चलेगा और हर चैप्टर का चलेगा। एक चैप्टर क्लोज होगा, उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर को टच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो एक बात हमारे माइंड में आता है कि आखिर केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। तो देखिए, एक माइंड में थिंकिंग रखिएगा कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट होगा या दो सबस्टांस होगा एक दूसरे से रिएक्ट्स करेगा यानी रिएक्शंस करेगा। देखिए यहाँ पे आ गया रिएक्शंस क्या हुई। तो जब रिएक्शंस करेगा तो डिफरेंट टाइप्स का कंपाउंड को बनाएगा, कुछ तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, डिफरेंट टाइप्स प्रोडक्ट बनेंगे। यानी कहने का मतलब ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो जब दो सबस्टांस रिएक्शंस करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं या एक से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस आपको आमतौर पे सभी जगह दिखाई देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस का एक एग्जांपल लेना है तो कह सकते हैं कि जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट को भी कह सकते हैं कि वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शंस ही करता है। तब देखते होंगे जैसे आप मैंगो को राइपन्स होते देखे होंगे, मैंगो एक पोजिशंस में रहेगा तो बिल्कुल सॉलिड का फॉर्म में रहता है, लेकिन रिएक्शंस होने के बाद जो सॉरनेस उसमें पहले होती है वो बिल्कुल स्वीट के फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो जाता है, यानी वो केमिकल रिएक्शंस होता है। और आप लोग यदि बाद में आगे जब हम पढ़ाएंगे तो केमिकल रिएक्शन चैप्टर में तो उसमें एक एसिडिकल मोमेंट भी चेंज होती है, यानी उस समय एसिडिक एसिड कुछ रहता है, इस समय ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। तो उस तरह का डिफरेंसेस वहां पे दिखाएंगे, हर तरह का सबस्टांसेस में अलग होता है। तो यानी मेनली आप लोग यही समझ जाइए कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो केमिकल रिएक्शंस क्या हुआ, तो जब भी दो सबस्टांस रिएक्ट करेंगे और एक नए सबस्टांस का ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे कि क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। तो यहाँ पे बस मोटा मोटी यही लिखे, हम आपको यहाँ कम लिखेंगे, फिर एक क्लास लेंगे जिसमें लिखने का भी काम करेंगे, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे अभी समझने का काम कीजिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। टू सबस्टांस रिएक्ट्स, बस टू ही लिखते हैं अभी, रिएक्ट्स एंड गिव न्यू प्रोडक्ट। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शंस। समझ रहे हैं बात को, टू सबस्टांस रिएक्ट्स करेगा एंड गिव अ न्यू प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है, एक दे सकते हैं, दो दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, यहाँ पे बात करेंगे अभी। जैसे कॉमन सा बात देखें कि केमिकल रिएक्शंस कार्बन हुआ, ठीक है। कार्बन क्या है भाई, तो सॉलिड का फॉर्म होता है। ऑक्सीजन हुआ,
ठीक है, रिएक्शंस करता है, ये गैस का फॉर्म होता है, तो जी से इसको इंडिकेट करते हैं। आप लोग थोड़ा सा फंडामेंटल नॉलेज नहीं लिए होंगे तो फंडामेंटल क्लास भी हमारी देख लेंगे चैनल पे, ठीक है, केमिस्ट्री की। CO2, तो ये हो गया आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख रहे हैं कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है वो किस फॉर्म में है, तो गैस के फॉर्म में है। यानी दो रिएक्शंस किया, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन जो था वो सॉलिड के फॉर्म में था और ऑक्सीजन जो था गैस के फॉर्म में था, ठीक है। तो आपका क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शंस का फॉर्म। अब देखिए यहां पर देखे होंगे कि ये रिएक्शंस किया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको रिएक्टेंट्स कहते हैं। अभिकारक, हिंदी में अभिकारक कही जाती है और इंग्लिश में उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो बनता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है, यानी उत्पाद हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब रिएक्टेंट्स को कौन हुआ, रिएक्टेंट्स, यानी विच सबस्टांस रिएक्ट्स, विच सबस्टांस रिएक्ट्स, समझ रहे हैं बात को। और प्रोडक्ट क्या हो गया, तो विच सबस्टांस फॉर्म, विच सबस्टांस फॉर्म, बात समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। चूंकि इसका बहुत जरूरत पड़ेगा कि रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है, तो उस समय रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो आपका रिएक्टेंट्स है, यानी विच सबस्टांस रिएक्ट्स। और जो प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है या जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो आपका क्या हो गया, तो प्रोडक्ट कहलाया, जो सबस्टांस फॉर्म हुआ, ठीक है। देखिए बिल्कुल हम ऑफलाइन जैसा क्लास लेते हैं वैसा नहीं कि कोई नोटबुक देख रहे हैं या नोट्स कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको जो बुक के अनुसार होता है वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए एक रिएक्शंस कितने तरह का होता है, तो एक देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन से एटम रिएक्शंस किए हैं और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बना है जिसमें एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन से एटम है। तो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो नंबर है वो बराबर है। इधर कार्बन एक है तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है तो यहाँ पे दो एटम ऑक्सीजन है। यानी इस तरह, इस नेचर के आधार पे हम लोग कहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होगा वो आपका, या दो केमिकल इक्वेशंस जो फॉर्म्ड होगा, क्योंकि अभी हम रिएक्शंस के बाद जस्ट बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की, तो यहाँ पे फॉर्मेटिशंस हो रहा है, ठीक है। अभी हम उसी जगह पे आने वाले हैं कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बना यहाँ पे, तो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को जब फॉर्म करेंगे तो आपको एक बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग का फॉर्म आएगा। जैसे अभी जो हम बताना चाह रहे थे, इसको पहले दिमाग में फिट कर लीजिए कि इधर में जितना एटम होगा इधर भी उतना ही एटम होगा, नहीं होगा तो वो नहीं रिएक्शन है, यानी कंप्लीट रिएक्शंस कभी नहीं होगा, ठीक है। अभी उस पर चूंकि डिफरेंसेज आएगा इसीलिए पहले हम आपको ये दिमाग में डालें। अब चलिए केमिकल रिएक्शंस ये तो पता चला। अब यदि कोई बात करता है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होगा भाई, तो देखिए पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, गुण, रिएक्शंस का गुण क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, यानी प्रॉपर्टीज क्या होगा, उसको जो भी नाम दे दीजिए, या उसका प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो भी कह दें। तो देखिए जब भी केमिकल रिएक्शंस होगा तो पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, ठीक है, हो सकता है, यानी चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल समझिएगा इसको, तब आपको चल के इक्वेशंस में हम इन करेंगे। अभी केमिकल रिएक्शंस को समझिए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है भाई। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, या इसका प्रॉपर्टीज कह दीजिए, प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ही कह देते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, तो रिएक्शंस यदि होता है, यदि केमिकल रिएक्शंस होता है तो गैस भी निकल सकता है, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेंगे अभी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। एग्जांपल थोड़ा आपको हम सिर्फ समझा रहे हैं कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शंस होगा तो ये सब इंसिडेंट आता है कि केमिकल रिएक्शंस होगा तो भाई क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे होगा, तो जैसे मान लीजिए Zn हुआ, जिंक और प्लस हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 रिएक्शंस किए, तो ये रिएक्शंस करके बनाएगा क्या, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी ये हाइड्रोजन गैस निकला।
तो यानी कोई भी केमिकल मतलब केमिकल यदि रिएक्शंस होगा तो उसमें पॉसिबिलिटीज है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। एकदम सब रिएक्शंस में होगा ये नहीं कहेंगे, लेकिन इवोल्यूशन ऑफ गैस उसमें हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक H2SO4 से रिएक्शंस किया, जिंक सल्फेट और H2 बनाया, ठीक है। दूसरा होता है, एक देखिए क्या होता है कि कभी कभी कोई रिएक्शंस होता है, उसमें कोई ऐसा चीज होते हैं जो बिल्कुल रिएक्शन से अलग हो जाता है, उसकी फिर उसमें पार्टिसिपेट नहीं होती है। एक बात समझ रहे होंगे, तो यानी प्रिसिपिटेट उसको कहते हैं जो रिएक्शंस में टेक पार्ट नहीं करेगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो प्रिसिपिटेट किसको कहते हैं? तो देखिए प्रिसिपिटेट किसको कहा जाता है, तो जो क्या करेगा, तो रिएक्शन से बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी विच सबस्टेंस टेक पार्ट इन रिएक्शंस दे आर एंड आफ्टर रिएक्शंस देन इट गिव अ न्यू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यानी कहने का मतलब कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट्स रिएक्शंस करेगा दो, और उसके बाद रिएक्शंस के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक न्यू सबस्टेंस जो फॉर्म्ड होगा, वो रिएक्शंस में फिर से कोई भी पार्टिसिपेंट्स नहीं होगी, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो प्रिसिपिटेट है। यानी क्या होता है, तो दूसरा हो गया, दूसरा कॉलम लिखे फॉर्मेटेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अब एक और प्रिसिपिटेट का मतलब समझना है तो आपको बता दे रहे हैं। प्रिसिपिटेट जैसे देखते हैं, जैसे आप शुगर लीजिएगा, चीनी, चीनी का जो आप देखे होंगे कभी कि गुड़ बनता हुआ, ठीक है, गुड़ जब बनता है तो ब्राउन शुगर जिसको कहते हैं, जब बनता है तो उसमें देखे होंगे कि पहले जो आपका कंटेनर से होता है, जो मतलब गन्ना का जूस होता है, शुगर केन का जो जूस होगा, उसको क्या करेगा, एक कंटेनर में रखेगा, उसको हीट करेगा, हीट करेगा तो ऊपर में उसकी एक अलग ढंग का लेयर आती है जो एश कलर का होता है, कह सकते हैं उसको। तो उसको क्या करता है, वो निकालता जाता है, तो वही क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, जिसमें अल्कोहलिक नेचर होता है। बात समझ रहा है कि नहीं? वो आपके लिए जरूरत नहीं, लेकिन वाइन उन जो बनाने वाला होता है वो आदमी उसको यूज कर सकता है, या उसके उस प्रोसेस के थ्रू ही वाइन बनाई जाती है, ठीक है। चलिए, तो यानी प्रिसिपिटेट वही हो गया जो रिएक्शंस में बनने के बाद बिल्कुल अलग फॉर्म ले लेगा। तीसरा हो गया चेंज इन कलर। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देंगे। थर्ड नंबर चेंज इन कलर, यानी केमिकल रिएक्शंस होगा तो चेंज इन कलर हो सकता है। चेंज इन कलर, तो क्या इसका कैसे समझेंगे भाई कि यदि केमिकल रिएक्शंस होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, तो उसमें रंग में परिवर्तन कैसे होता है, यानी चेंज इन कलर कैसे होता है। आप सिंपल से देख सकते हैं कि आप कभी सब्जी खाए होंगे और आपके शर्ट पे यदि आ गया होगा, गिरा होगा, और उसको किसी वॉशिंग सोडा में डाले होंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो वहां क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शंस होती है। चूंकि हल्दी में आपका क्या होता है, सल्फर होता है, और वॉशिंग सोडा क्या हो गया, तो सोडियम और कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, मतलब मिक्सचर होती है एक तरह से कह दे तो चूंकि वो क्या करता है, सोडियम जो होता है वो आपका चूंकि सल्फर से रिएक्शंस हुआ और थोड़ा सल्फाइड नेचर का आता है, जिसके कारण आपके कलर में क्या हो जाता है, थोड़ा रेडिश। यदि कभी भी वॉशिंग पाउडर में साफ कीजिएगा तो वो थोड़ा रेडिश कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो वही रिएक्शंस होती है, यानी रिएक्शंस होने के बाद कलर भी चेंज करता है। जैसे हम यहाँ पे और सारे रिएक्शंस के आधार पे भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब बात करते हैं। देखिए ये हम शॉर्टेज क्लास लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल आपको लैंग्वेज से सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ठीक से समझिए इसको पहले। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। जैसे आपने देखा कि तीन तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आया होगा। कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स? तो पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, फॉर्मेटेशन ऑफ प्रिसिपिटेट होता है, चेंज इन कलर होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो, ठीक है। ये आपका रेगुलर क्लास ऐसा लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट देते हुए। वो नहीं है कि बोले पता नहीं क्या समझा रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर भी चेंज करना पड़ता है, या तो रिएक्शंस कराने के पहले या रिएक्शंस होने के बाद टेम्परेचर भी चेंज होती है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आप एक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, यानी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोले, तो
चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कहने का मतलब क्या, तो जैसे देखे होंगे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, या कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लेना है ना, तो एक सिंपल सा ले लीजिए ना, और या कैल्शियम कार्बोनेट को ही लीजिए, हीट करते हैं इसको, तब जा करके ये क्या होता है, तो टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये टूटने के बाद क्या करता है, या जब भी कोई सब्सटेंस जलता है, ठीक है, जैसे मीथेन ही जला CH4 ऑक्सीजन के प्रेशंस में, या छोड़ दिए, चाहे यही देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, और इसके साथ क्या करता है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर भी निकालता है, ठीक है, केल्विन मॉड में, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब पहले तो आपने इसको टेम्परेचर दिया, सबसे बड़ा तो दिया, तो यानी चेंज टेम्परेचर को किए, और वो निकला उसकी बात बाद में करें हम, पहले तो ये क्या किया, तो टेम्परेचर इसको हम दिए हैं, तब ये टेम्परेचर पर अगर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा, यानी कह सकते हैं, इसकी बात बाद में करेंगे थोड़ा, क्योंकि इसमें रिएक्शन 2 टाइप्स का बनेगा ये, तो इसको कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर में भी चेंजिंग होती है, यानी या तो टेम्परेचर देना पड़ता है या रिएक्शन के बाद टेम्परेचर मेरा निकलता है, ठीक है। अब आ जाइए इक्वेशंस किसको कहते हैं। तो देखिए, जब भी किसी केमिकल रिएक्शंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के आधार पे रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, तो केमिकल इक्वेशंस का डेवलपमेंट होता है। यानी कहने का मतलब कि केमिकल इक्वेशंस, देखिए थोड़ा बहुत बताते चलेंगे बिल्कुल आपको, कि आप बुक यदि लेकर के बैठेंगे तो पूरा समझ में आएगा आपको। केमिकल इक्वेशंस, व्हेन द केमिकल रिएक्शंस represent by atoms and molecules, this representation is called केमिकल इक्वेशंस। देखिए क्या बोले बात को हम, बस यही समझिए, पूरा केमिकल इक्वेशन समझ में आएगा। व्हेन द केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंट बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी इक्वेशंस होता किसका है भाई, तो रिप्रेजेंटेशंस होती है किसका, तो केमिकल रिएक्शंस का। किसके बेस्ड पे, तो एटम्स और मॉलिक्यूल के बेस्ड पे। समझ में आ रहा है, कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होगा वो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा एटम और मॉलिक्यूल्स के आधार पर किसी भी रिएक्शंस का। यानी केमिकल इक्वेशंस क्या है, तो कहता है कि व्हेन द केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंट बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। जैसे आप क्या कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशंस का रिप्रेजेंटेशन बताइए भाई, तो जैसे H2 और O2, ठीक है। सपोज कीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शंस किया, देखिए H2O बनेगा वाटर, लेकिन यहां पर आपका क्लियर है नहीं, रिएक्शंस तो नहीं है क्लियर, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन कर दिए, चलिए तो 2 हो गया, यानी 2H2O2 और 2H2। यानी यहाँ पे एक बात था, अभी कुछ देर के पहले यहाँ जितना एटम इधर था उतना एटम उधर नहीं था, तो उस समय इक्वेशंस का नाम दूसरा पड़ेगा। यानी एटम्स के आधार पे, जो कुछ देर पहले हम आपको समझाना चाह रहे थे, अभी लेके चलेंगे। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो केमिकल इक्वेशंस हो गया, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशंस एटम्स के आधार पे कितने तरह का होता है, तो अकॉर्डिंग टू एटम, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ही बोलिए, क्लियर, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम्स द केमिकल इक्वेशंस have two kinds, कौन कौन सा भाई, two kinds, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक, two kinds। फर्स्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। सेकेंड
अनबैलेंस्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। देखिए क्या बात की है कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम्स, द केमिकल इक्वेशंस हैव टू काइंड्स या टू पार्ट्स या टू टाइप्स। काइंड्स के बदला लिख दिए, थोड़ा ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में अच्छा लगता है, मेथड साइंटिफिक नेम में टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सेकंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब ये क्या है भाई, बैलेंस्ड क्या है, अनबैलेंस्ड क्या है? तो देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ जो कार्बन है, ठीक है, जितना नंबर ऑफ कैल्शियम है, जैसे इधर भी होगा, जितना कार्बन इधर है इधर भी होगा, जितना ऑक्सीजन इधर है इधर भी होगा, तो ये बैलेंस्ड हुआ। अदरवाइज ये बैलेंस नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, तो कैल्शियम एक है, चलिए सही है भाई। कार्बन एक है, ये भी सही है, चलिए। ऑक्सीजन 3 है कि एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो ये क्या हुआ, बैलेंस्ड हुआ। तो जब नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर होगा तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहेंगे, और जब नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहेंगे। तो यानी बोथ साइड एटम्स इक्वल, बस शॉर्टकट में यही याद रखिए कि दोनों साइड यदि एटम्स इक्वल है तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है। समझ रहे हैं बात को? दोनों साइड यदि आपका क्या इक्वल है, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, तो आप उसको बैलेंस समझिए। और यदि दोनों साइड यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हुआ। ठीक है, यानी बैलेंस्ड हो गया और अनबैलेंस्ड हो गया। अब कहिएगा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं? तो देखिए किसी भी केमिकल इक्वेशंस को यदि बैलेंस करना है तो ऐसे तो दो तरह का मेथड यूज करते हैं, एक पार्शियल मेथड होता है और एक आपका होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो देखिए मेथड जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन ये स्टूडेंट्स के प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने इक्वेशंस को लर्न करते हैं, कितने इक्वेशंस पे प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि देखिए बैलेंसिंग करना तो एक स्केलेटन आपको देंगे, आप उस पर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, लेकिन जितना आप थियोरेटिकल स्ट्रांग रहेंगे इक्वेशंस में उतनी बैलेंसिंग प्रोसेस आपकी फास्ट होगी। मेरा एक एक्सपीरियंस कह रहा है वो, और हम अपना एक्सपीरियंस ही किसी के साथ शेयर करते हैं, किसी के बताए हुए एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम बता रहे हैं खास करके आपको कि बैलेंसिंग करना आपके हाथ में है। इक्वेशंस को लीजिए, आराम से पढ़िए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, खुद ब खुद बैलेंसिंग आ जाएगा। सिखाने से कोई बैलेंसिंग नहीं सीख सकता है, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए, किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस करना है तो आपको बिल्कुल अपने दमखम से करना होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एक बात करते हैं। अभी तक देख लिए कि रिएक्शंस क्या है, रिएक्शंस में क्या क्या होता है, इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस कितने तरह के होते हैं, तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अब अलग वे में इक्वेशंस का काइंड्स, क्योंकि देखिए हमने बोला कि इवोल्यूशन ऑफ हीट भी होता है भाई, तो यानी हीट भी निकलता है या हीट भी टेक पार्ट करता है, तो उसके आधार पर भी इक्वेशंस का एक अलग पार्ट्स होगा। समझ रहे हैं बात को? तो एक बात देखिए, जैसे इक्वेशंस का क्या पार्ट्स होगा, तो पहले देखिए, एक पहला हमारा यदि इक्वेशंस का पार्ट बात करेंगे तो हमारे पास मेनली यदि कह दें तो ऐसे तो चार तरह का ही कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशंस होता है। तो पूछिएगा कौन कौन सा? तो पहला देखिए, पहला तो होता है कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस, उसी को हम लोग कह देते हैं कॉम्बिनेशंस इक्वेशंस। हम आपको टाइप्स ऑफ इक्वेशंस के बारे में बात करने बैठ गए हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इक्वेशंस यदि समझ में आएगा तो आपको रिएक्शंस भी समझ में आएगा। यदि हम कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस कहेंगे तो उसके द्वारा जो इक्वेशंस बनेगा वो कॉम्बिनेशंस इक्वेशंस कहलाएगा। समझ रहे हैं बात को? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस कहलाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस फॉर्म होगा। ठीक है, तो यानी रिएक्शंस यदि हमको आया तो इक्वेशंस आया, सेम है। ठीक है, तो यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको जो बताया बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, तो जब भी यहाँ दिया जाता है रिप्रेजेंटेशंस होता है तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का ही रिप्रेजेंटेशंस होता है।
तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए कौन कौन सा टाइप्स होता है केमिकल रिएक्शंस का। तो पहला होता है आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, पहला कौन सा रिएक्शंस हुआ, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसमें क्या होगा, तो पहला लिखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखिए क्या कहता है ये, तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या कहता है, तो कॉम्बाइंस, कॉम्बिनेशन बना है और रिएक्शंस, यानी ये क्या कहता है कि ये कंबाइंस पे चलेगा, पहले ही कह रहा है जुड़ेगा। तो कहने का मतलब इन विच रिएक्शंस, ठीक है, या विच रिएक्शंस द टू और मोर देन टू, ठीक है, सबस्टांसेस कंबाइंस टुगेदर देन वी से इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यानी जब दो या दो से अधिक अणु या परमाणु या पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो विच रिएक्शंस, इन विच रिएक्शंस लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। जिस रिएक्शंस में, एकदम सिंपल लैंग्वेज लिखते हैं बाबू, इन विच रिएक्शंस ठीक है, द टू और more than two substance combines together, ठीक है, combines together, it is called combination reactions। ठीक है, इसको बोला जाता है कौन सा रिएक्शंस, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। जब क्या करेगा, तो दो या दो से अधिक कंबाइंस करेगा। जब क्या करेगा, दो या दो से अधिक टू सबस्टांस कंबाइंस करेंगे तो उनको हम लोग कहेंगे कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, जैसे एक पहले ले सकते हैं कि आपका 2Mg यदि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, चलिए, तो यानी 2Mg एक सिंपल सा पैरेलल लेते हैं, एग्जांपल 2Mg प्लस O2 गैस का फॉर्म हुआ, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, चलिए, अब यदि कैल्शियम ऑक्साइड, तो देखिए एक आपका नेचर भी इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, जैसे सॉलिड है तो एस दिखा सकते हैं, लिक्विड है तो एल दिखा सकते हैं, गैस है तो एरो का निशान या जी लिखकर काम चला सकते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को लिए और इसको क्या कर दिए, वाटर से रिएक्शंस करा दिए। तो वाटर क्या होता है, ये तो आपको पता होगा कि भाई एक एक्वस पोजीशन होती है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना जो कि एक एक्वस पोजीशन में रहा। समझ रहे हैं बात को, तो ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, तो व्हेन टू और मोर देन टू सबस्टेंसेस कंबाइंस टुगेदर। ठीक है, अब इसके आगे आप बुक को देखिएगा, जितना भी होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में ही आएगा जो कंबाइंस करेगा। ठीक है, दूसरा जो होता है एक होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये क्या कहता है, देखिए ये अपना नाम के आधार पे ही कह रहा है कि हम डिकम्पोज्ड हैं। डिकम्पोज्ड यानी क्या, टूटने वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब जब कोई सबस्टांस, ठीक है, जब कोई सबस्टांस क्या करेगा, टू या मोर देन टू सबस्टांस में ब्रेक करेगा या डिकम्पोज करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन या इन विच रिएक्शंस आर सबस्टांस can splits up two or more than two substance, splits up कर देगा two or more than two substance, it is called
डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, बात समझ रहे हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, इन विच रिएक्शंस अ सब्सटेंस कैन स्प्लिट्स अप टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, यानी टूट जाएगा दो या दो से अधिक सब्सटेंस में। जैसे मान लीजिए 2KClO3, 2KClO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड क्या हुआ भाई? पोटेशियम क्लोराइड, ये बात ध्यान दीजिएगा। पोटेशियम क्लोराइड टूटा तो पोटेशियम क्लोराइड बनाया 2KCl और ऑक्सीजन बना। ठीक है, ऑक्सीजन का डेवलपमेंट किया, ये क्या बना? तो पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड बना था वो, पोटेशियम क्लोराइड, और वो बना है Te क्लोराइड। याद रखिएगा, पोटेशियम क्लोराइड ब्रेक किया, पोटेशियम क्लोराइड, और आपका क्या बनाया? ऑक्सीजन निकाला। तो ये क्या किया? स्प्लिट्स किया है। कितने में? तो दो या दो सब्सटेंस में किया, दो से अधिक में भी कर सकता है। लेड नाइट्रेट को भी तोड़ेंगे तो लेड ऑक्साइड, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है वो। क्यों? चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब देखिए एक और देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का, जो पॉपुलर एग्जांपल है, थोड़ा बहुत आता है एग्जाम में भी है, इंपॉर्टेंट है वो, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा डिकम्पोज करेगा वो लेड नाइट्रेट। ठीक है, 2Pb जनरली एग्जाम में आता है। 2Pb NO3 डी होल 2। ठीक है, NO3 डी होल 2, यानी ये क्या हो गया? लेड नाइट्रेट। लेड लेड नाइट्रेट, थोड़ा सा गलती हो जाता है लिखने में, हो गया था यहाँ पे लेड नाइट्रेट हुआ। इसको क्या किए? हिट किए। हिट करेंगे तो क्या होगा भाई? तो ये डिकम्पोज करेगा। जैसे ही हिट करेंगे इसके मॉलिक्यूल्स रेडिकल्स के बीच में क्या होगा? तो थोड़ी सी वीक अट्रैक्शन होना, जो अट्रैक्शन जो फोर्स बॉन्डिंग होगा वो वीक होना शुरू होगा, तो वहां से स्प्लिट्स करेगा तो बनाएगा लेड मोनोऑक्साइड 2PbO। ठीक है, लेड मोनोऑक्साइड 2PbO, लेड मोनोऑक्साइड। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है एक फॉर्म में पाया गया है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है एक ही पाया जा रहा है, 4NOT नाइट्रस ऑक्साइड, और प्लस एक जो रहेगा वो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गैस निकलेगा। यानी ये भी गैस निकला है आपका, ऑक्सीजन का फॉर्म भी गैस है, NO2 भी गैस है, और PbO एक सॉलिड है, गैस है, और ये एक सॉलिड है। और PbNO3 तो एक कह सकते हैं कि आपका कलरलेस फॉर्म होता है। लेड नाइट्रेट जो होता है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत पॉपुलर ये इक्वेशंस है, हर क्लास में लगभग इंपॉर्टेंट है ये। लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, और ऑक्सीजन में स्प्लिट्स करता है किसके थ्रू? तो आपके हीट के थ्रू। समझ रहे हैं बात को? यानी हम बोल ही दिए कि ड्यूरेंट रिएक्शन जो होता है वो आपका हीट की जरूरत होती है। और ठीक ये हीट, ये रिएक्शंस है और इसी का रिप्रेजेंटेशन किए तो ये इक्वेशंस बना है। तो इसको हम लोग डिकम्पोजिशन इक्वेशंस भी कह सकते हैं। ठीक है, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तोड़ते हैं, बाद में इस पे बात करेंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एक बात आप लोग देखे होंगे, डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या होता है? जगह बदलना। ठीक है, डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या होगा? जगह बदलेगा। ठीक है, तो व्हेन वन रेडिकल्स, ठीक है, विच वन एलिमेंट कैन टेक प्लेस, ठीक है, अनदर एलिमेंट, इट दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यानी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इज अ रिएक्शंस इन विच one element can be placed by another element, it is called a displacement reactions। यानी displacement reactions एक ऐसा reactions है
जिसमें एक एटम्स जो होता है एलिमेंट्स का, या एक एलिमेंट्स जो होगा वो अपनी जगह को बदल करके दूसरे एलिमेंट्स का जगह लेगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुआ। यानी कह सकते हैं कि इन विच रिएक्शंस, इन विच रिएक्शंस, थोड़ा गौर कीजिएगा सिर्फ, इन विच रिएक्शंस द one element can displaced by another element, it is said to be displacement reactions। देखिए, यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है, तो क्या बोले हम आपको, इन विच रिएक्शंस, जो रिएक्शंस क्या होता है, द वन एलिमेंट कैन डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट क्या कर सकता है, अदर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कैसे भाई, तो जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल पहले लेते हैं, क्लियर आपको समझाते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। CuSO4 Mg रिएक्शंस किया, देखिए आप पहले से CuSO4 मीन्स क्या हुआ, कॉपर सल्फेट, Mg4 मैग्नीशियम, ठीक है, Mg4 मैग्नीशियम। क्या होता है देखिए, जैसे अक्सर क्या होता है, कहीं आप युद्ध का मैदान भी देखे होंगे तो वहां पे देखे होंगे वार वाले प्लेस पे, या कोई मजबूत होगा वो क्या करेगा, कमजोर को हटा देगा। ऐसा होता भी है भाई कि अक्सर यदि मजबूत है तो या तो कमजोर खुद हट जाएगा या उसको हटा देगा किसी भी मेथड से। ठीक एलिमेंट्स भी इसी तरह का रिएक्शंस करता है। रिएक्टिविटी सीरीज एक होती है, वो तो पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप मेरा जनरल केमिस्ट्री का क्लास देखिएगा फंडामेंटल का, उसमें सब बताई हुई है आपको। तो देखिए एक्टिविटी सीरीज क्या होता है, तो एक्टिविटी सीरीज क्या होता है, तो रिएक्टिविटी के आधार पर उसको सजाते हैं। तो जैसे देखिएगा कि मैग्नीशियम रिएक्टिविटी में सबसे ऊपर है और कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, तो मैग्नीशियम यानी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो यहाँ वही बात होता है कि कमजोर जो रहेगा उसको हटा के मजबूत वाला चला जाएगा। तो चूंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, इसलिए कॉपर को क्या करता है, हटा देता है यहाँ से, और इसको बिल्कुल अलग कर दिया कि अब घर पे आराम करो, तुम बहुत कमजोर आदमी थे, बेकार का यहाँ पड़े हुए थे, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, आपको MgSO4 बना करके, मैग्नीशियम सल्फेट बना करके ये आराम से बैठ जाता है, ठीक है। तो ये चेंजिंग हुआ, तो इसमें क्या हुआ, रिएक्शंस में एक एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस्ड हुआ अदर एलिमेंट्स के साथ, तो इसको हम लोग कह दिए कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कॉपर सल्फेट फेरस का भी ले सकते हैं, बात समझ रहे हैं। कॉपर क्लोराइड, चलिए एक और ले लीजिए, CuCl2 प्लस Pb, ठीक है, Pb सॉलिड का फॉर्म है, ये भी ले लीजिए, ये आपका एक्वस कंपोजिशन हुआ लगभग, ठीक है, क्लोराइड है चूंकि, ठीक है। तो आपका क्या बना, तो देखिए Pb हुआ तो PbCl2 यानी लेड क्लोराइड, PbCl2, समझ रहे हैं बात को, PbCl2 बना और कॉपर को क्या कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। तो कॉपर तो सॉलिड का फॉर्म है, ठीक है, और ये क्या हुआ, जहां क्लोराइड है वहां पे एक्वस पोजिशन हुआ, ये तो सब लोग जानते हैं केमिस्ट्री में, क्लोराइड है तो आपका एक्वस पोजिशन होगा। ये कहिएगा सोडियम क्लोराइड नमक है तो वो क्यों नहीं होता है, तो उसमें भी वो प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन वो क्या करता है आपको, वो लॉस करने के मतलब वो जब इन्वायरमेंट में फ्रीली आता है तब वो प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, नहीं तो वो इंटरनली अपने में रखे रहता है मैग्नीशियम के कारण, सोडियम के कारण वो अपने में सब किया रहता है। जैसे इन्वायरमेंट से मिलता है ऑक्सीजन से, वो अपना फॉर्म कर देता है, और देखते हैं कि नमक क्या हो जाता है, तो अपना फॉर्म से चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप हमारे मतलब कमेंट्स में दीजिएगा, जैसा भी बदलाव चाहिए वो हम करेंगे, हम कमेंट से अपडेट होते रहते हैं। नहीं होगा अपना व्हाट्सएप दीजिएगा या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा, ठीक है। आपको मैं ऐड करूंगा, मेरी लाइव क्लास भी चलेगी आपको, इसलिए जितनी जल्दी हो हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें, ऐड करें, ठीक है।
आपको हर तरह का। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट तो देख लिए, बात समझ रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसमें क्या होगा? तो देखिए इसमें कुछ नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट में टू कंपाउंड रिएक्ट करेंगे और एक्सचेंज करेंगे आयंस को, ठीक है। तो दो, यानी कहने का मतलब, चलिए लिख लें, विच रिएक्शंस टू कंपाउंड reacts and exchange the ions and make and form two new substance. This reactions is called displacement reactions। कहता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस किसको कहेंगे? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी छूट गया था। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो विच रिएक्शंस टू कंपाउंड रिएक्ट्स, दो कंपाउंड इसमें रिएक्ट करेंगे, दो कंपाउंड करें, दो एटम करें। तो यहाँ पे जैसे देखिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड को ले लें, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, यानी चलिए इसका नाम लिख दे रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, देखिए ये कैसे रेडिकल्स को एक्सचेंज करेगा, ठीक है। ये रेडिकल एक्सचेंज करके और उसके बाद अपना फॉर्म को पकड़ेगा। क्लोराइड है तो NaCl है, तो यहाँ पे तो ये तो एक्वस पोजिशन में है ही, और इसको ले लिए सिल्वर नाइट्रेट, एक तरह से सॉलिड का पोजिशन होता है ये, ठीक है। चाहे एक्वस सी लीजिए, सॉलिड जब अलग एक्वस के साथ है तो एक्वस का ही फॉर्म पकड़ लेगा। चलिए ठीक है, एक्वस का फॉर्म हुआ। ये रिएक्शंस क्या, रेडिकल्स को चेंज करेगा, ये इसको देगा, समझ रहे हैं बात को, सॉरी ये इसको देगा और ये लेगा, यानी बनाएगा सोडियम नाइट्रेट, और क्या बनाएगा, तो सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाता है एक तरह से, समझ रहे हैं। सोडियम क्लोराइड, सॉरी सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड किस रूप में, तो प्रेसिपिटेट के रूप में अलग होता है ये, और इसी को कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कौन सा हुआ, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो विच रिएक्शंस टू एटम्स रिएक्ट्स या टू सबस्टेंसेस रिएक्ट्स and one gave substance which not involved in the chemical reactions, it is called a precipitation reactions। या which reactions make composed precipitate it is called precipitate reactions, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे, two compound reacts and exchange the ions or form two new substance. This reactions is called displacement reactions. Silver nitrate can be reacts with sodium chloride, it will be give a sodium nitrate and silver chloride. Silver chloride is a precipitate form because it is in do not reacts or any types of reactions form to the main equations, ठीक है, किसी तरह का कोई फॉर्म नहीं देता है। एंड this reaction form precipitate, so it is called a precipitation reactions। एग्जाम्पल भी इसका हो गया यहाँ पे, समझ रहे हैं। अब देखिए आपका हम लोग क्लियर कर दिया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तक। ऐसे बहुत होता है, बुक को देखिएगा, नहीं तो फिर हमारा एक और क्लास चलेगा, ये यही क्लास नहीं रहेगा, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लास दे रहे हैं, ठीक है।
एक बात देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी होती है, इसका हम अगले क्लास में बात करेंगे। अभी इसके प्रॉपर्टीज के बारे में ही बात कर किए हैं, ठीक है। तो यानी आज आपको हम बताएं केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस का क्या प्रॉपर्टीज होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, और केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस के पार्ट्स, कॉम्बिनेशंस का, डिकम्पोजिशंस का, डिस्प्लेसमेंट का और डबल डिस्प्लेसमेंट का। अब आपको हम लोग बहुत अलग तरह का इसका जो इंटरनल क्वेश्चन है उसका बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अभी आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हमको समझाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये वाला ब्लॉक का लगभग फास्ट क्लास जो हम ले रहे हैं उसको खत्म कर देंगे, उसके बाद एक स्लो मोमेंट की क्लास लेंगे जिसमें नोट भी लिखाते चलेंगे, ठीक है। चलिए, ये वीडियो को हम लोग देखिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। थैंक यू।